Hello my dear students, welcome back to the channel of Science AK. So we were continuing the chapter electricity. ठीक है, तो हम लोग का आज ये लेक्चर 2 हम लोग करने जा रहे हैं. तो मैंने इस वीडियो से पहले आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये सारी बातें क्लियर कर दी हैं. तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ. तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ. करंट के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको उस पर करवा दिए. तो आज हम लोग ओम्स लॉ को डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या रिलेशंस होते हैं इसमें, और इन पे बेस्ड बोर्ड में जो सवाल आते हैं उसको भी, कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग करके देखेंगे. तो सबसे पहले देखिए ओम्स लॉ ये होता क्या है और ये क्यों दिया गया है. Ohm's law gives the relation between a current and potential difference of a conductor. Ohm's law बताता क्या है, ये एक रिलेशनशिप बताता है कंडक्टर के करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में. तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. और ओम्स लॉ एक्चुअली में लॉ का डेफिनेशन क्या है. ये लॉ कहता है कि at constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across its ends. यहाँ पे PD मैंने शॉर्ट में लिखा है, मैंने इसका एब्रिविएशन आपको पहले बता दिया था. PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बताएगा. तो कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है. कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी कंडक्टर के टू एंड्स के बीच में जो करंट फ्लो करेगा उसके एक्सटर्नल सर्किट में, तो वो जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के. तो इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसका भी डेरिवेशन बताऊंगा, क्या रिलेशन है, कैसे फॉर्मूला एग्जैक्ट करेंगे हम लोग. सो हियर इज द डेरिवेशन ऑफ द ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के. और ध्यान देने वाली बात है कि ये पूरा जो लॉ है ये कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, क्योंकि टेम्परेचर को जब चेंज करेंगे या टेम्परेचर में जब चेंज आता है तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, मैं बताऊंगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, वो चेंज कर जाता है. इसलिए पूरा का पूरा डेरिवेशन कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए. तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. ये हमारा ओम्स लॉ है. इसको हम लोग V वेयर इज I भी लिख सकते हैं. हम लोग मैथ्स में भी पढ़ते हैं A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, और इसको हम लोग B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, दोनों लिख सकते हैं, दोनों हमारा सही होता है. तो दूसरा हम क्या लिख सकते हैं और करके, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के जब हम लोग इक्वल टू का साइन लगाते हैं, मैथमेटिकल चीज है, तो एक कांस्टेंट आता है. तो वो कांस्टेंट यहाँ पे R है, और R यहाँ पे है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. तो ये ओम्स लॉ का डेरिवेशन है, दैट इज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और V इक्वल टू IR where R is a constant and that is known as resistance. तो ये सिंपल सा डेरिवेशन है ओम्स लॉ का क्लास 10th के लिए. 12th में इसका डेफिनेशन या डेरिवेशन अलग ढंग से हम लोग पढ़ते हैं. तो अभी आप लोगों के लिए इसका सिंपल सा डेरिवेशन होगा V इक्वल टू IR. दिस इज द मेन फॉर्मूला. इसी से बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में आएंगे. सबसे पहले आप लोग इसको लिखिए, फिर मैं आगे रेजिस्टेंस की चर्चा भी करूंगा. उसको पहले नोट डाउन कीजिए. So here is our derivation V equal to IR. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दो फॉर्मूला और निकलेगा. अगर हमको R निकालना है तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I, और R हमारा क्या है, कांस्टेंट है. मैं आगे आपको रेजिस्टेंस अलग से पढ़ाऊंगा कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं. अभी जो हम लोग को मेन क्या फोकस करना है, यहाँ ध्यान दीजिए कि I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R. दैट मींस I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, दैट इज ओम्स लॉ. कहने का मतलब क्या है कि इफ V विल इंक्रीज, एरो ऊपर है मतलब ये इंक्रीज को बताएगा, और एरो डाउन एरो डिक्रीज को बताएगा. कहने का मतलब V में अगर इंक्रीज होगा तो I भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. V अगर डिक्रीज करेगा, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो I भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन. और I और R के बीच का रिलेशन देखना है तो साफ साफ दिख रहा है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन. अगर R इंक्रीज करेगा तो I क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है. और R अगर डिक्रीज करता है तो I क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. इसको हम लोग दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं कि I का और R का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है, इसको यहां से समझा जा सकता है. तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए कि I का रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंस के साथ और I का रिलेशन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के साथ कैसे वेरी करता है. फिर इस पे हम लोग अभी कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. इसको पहले नोट डाउन कीजिए.
तो देखिए मैंने यहाँ पे दो छोटे से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लिए हैं जो कि बोर्ड में पूछा जाता है एमसीक्यू में आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में। जैसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि इफ v इज डबल्ड देन i विल बी। तो अभी हम लोगों ने जो रिलेशन पढ़ा वो रिलेशन हमारा क्या था कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। एक रिलेशन हमारा ये था कि v जो है क्या होगा i पे डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ उल्टा ढंग से अगर इसको बोला जाए तो i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। तो v को अगर डबल करेंगे तो i क्या होगा, हाफ हो जाएगा या डबल हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो रिलेशन है मैंने बताया था कि जैसा चेंज द रेशियो ऑफ चेंज इन करंट विल बी सेम एज द चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों का क्या होगा, चेंज हो सेम होगा उसमें। तो अगर v को डबल करेंगे तो i क्या होगा, सिंपल सी बात है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ v इज हाफ, v को अगर आधा कर दिया जाए, मतलब पहले पोटेंशियल v था, अब v से कर दिया v/2 कर दिया जाए, तो अगर करंट i था तो i के बाद क्या हो जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे तो करंट भी डबल हो जाएगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करेंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने अभी देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, उस पे बेस्ड मैंने दो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपको करवा दिए ताकि क्लियर हो जाए कि किस तरह से रिलेशन v और i के बीच में होता है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग कि हमारा जो फॉर्मूला है v इक्वल टू क्या है, आई आर। अभी हम लोगों ने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन देखा, अब दूसरा रिलेशन देखेंगे करंट और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर में। तो I इक्वल टू क्या होगा, V बाय R। इसका मतलब I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसमें कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो अभी जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इफ R इज डबल्ड देन I विल बी, तो वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, पोटेंशियल डिफरेंस डबल हुआ तो करंट भी क्या हो गया, डबल हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ किए तो करंट भी क्या हो गया, हाफ हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो अगर पूछ रहा है कि R को डबल कर दिया जाए तब करंट क्या होगा, तो इसको अगर हम लोग डबल करते हैं, इसको क्या करते हैं, डबल, तो इसमें अब क्या होगा, ये डबल होगा या हाफ हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, हाफ। तो ये तो फिगर इसको देख के आप लोग समझ रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक्चुअल में ये डबल और हाफ का जो न्यूमेरिकल बनता कैसे है, कैसे बोला हमने कि हाफ हो गया। ये तो सही है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, लेकिन इसका एक्चुअल जो सॉल्यूशन है वो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। इसको पहले नोट डाउन कीजिए, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा और इसके जस्ट बाद में आपको इसको सॉल्व करने के लिए बताऊंगा। पहले इतना आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, वही क्वेश्चन था हमारा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसको सीखना है। एग्जाम में 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरह का आता है। तो इसको जो हाफ या डबल होता है वो एक्चुअली आता कहां से, थोड़ा सा हम लोग मैथ्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम लोग रिलेशन देख रहे हैं I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो थोड़ा सा यहाँ आइए आप लोग, और इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे अगर लिखा हुआ है A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, तो सिंपल सा जो रूल है वो होता है कि B अगर इधर आ गया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोगों ने इक्वल टू किया तो इतना बराबर होता है कांस्टेंट। मैंने पहले भी बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के अगर हम लोग इक्वल टू देंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, B इधर डिवाइड में इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब है कि AB का जो प्रोडक्ट होगा वो उसका हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देगा। दैट मींस इसका एक्चुअल मतलब होता है कि A1 B1 इक्वल टू A2 B2 इक्वल टू A3 B3, और इसी तरह से ये बढ़ते बढ़ते चला जाएगा AN BN। तो ये एक्चुअल डेरिवेशन है जो हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसको नहीं जानते हैं और इसलिए इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फंस जाते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है तो बन जाता है, लेकिन इस तरह का रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल है, दिमाग लगाने की जरूरत है, यहाँ फंस जाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ नहीं फंसना है क्योंकि आप लोगों को मैं सब कुछ बता रहा हूँ। तो A1 B1 इक्वल टू A2 B2, ये रेशियो जो होगा इसका प्रोडक्ट का, ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जैसे अब हम दो क्वेश्चन इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो इस क्वेश्चन में जब हम आएंगे तो हमारा रेसिस्टेंस को कह रहा है डबल। कहने का मतलब हम मान लेते हैं कि हमारा जो R1 जो ओरिजिनल रेसिस्टेंस है दैट इज R1 इक्वल टू R, और इसको क्या कर दिया गया, डबल। दैट मींस हमारा जो न्यू रेसिस्टेंस R2 हो गया वो क्या हो गया, 2R हो गया। तो R1 हमारा R था और R2 इसका डबल कर दिया गया, मतलब क्या हो गया, 2R हो गया। और हमको क्या पूछा गया है, करंट, जो न्यू करंट बनेगा उसका क्या है। पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं।
यहां तक आप लोग नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमारा जो क्वेश्चन था कि रेसिस्टेंस को डबल करेंगे तो करंट में क्या चेंज आएगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो R1 जो ओरिजिनल रेसिस्टेंस था R था, और जो हमारा R2 है उसको क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। दैट मींस इट विल बी इक्वल टू 2R। हमारा जो इनिशियल करंट जब हमारा रेसिस्टेंस R था तो हम इसको I मान लिए, I1 इक्वल टू I, और I2 हमको फाइंड करना। तो जैसे ही मैंने अभी मैथमेटिकल आपको डेरिवेशन बताया था, तो A1 B1 इक्वल टू A2 B2, इसी पे हमारा सेट हो जाएगा। I इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, तो I R इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और यहां से क्या निकलेगा, I1 R1 इक्वल टू I2 R2। तो यहाँ पे हमको I2 निकालना है। दैट मींस हम इसका क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो I2 बाय I1 का जो रेशियो, मतलब करंट का, न्यू करंट और ओल्ड करंट का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल टू होगा, ओल्ड रेसिस्टेंस और न्यू रेसिस्टेंस के इक्वल। तो ये हमारा मेन डेरिवेशन है, दैट इज I2 बाय I1 इक्वल टू R1 बाय R2। तो ये डेरिवेशन आ गया कि क्वेश्चन आसान हो गया। हमको क्या निकालना है, I2 निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे I2 बाय I1 इक्वल टू R1 बाय R2। I2 हमको फाइंड करना है, बराबर ये I1 है। I1 हम लोगों ने कितना माना, I माना है। I इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, इनटू R1 बाय R2। तो R1 हमारा कितना था, ओरिजिनल रेसिस्टेंस R था, और R2 क्या है, डबल हो गया, 2R हो जाएगा। R से R हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो आंसर है वो I बाई 2 आ गया। दैट मींस हमारा जो न्यू करंट है, द न्यू करंट विल बी हाफ। कहने का मतलब कि अगर रेसिस्टेंस को हम डबल करेंगे तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये एक्चुअल डेरिवेशन है। यहाँ पे रिलेशन कैसे बनता है, एग्जाम में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली है कि एक बढ़ेगा एक घटेगा, और डायरेक्टली में है कि ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, तो उसको समझना है। लेकिन एक्चुअल जो क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आएगा तो इसको हम लोग इस तरह से डिराइव करते हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। मैं होप करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे ओम्स लॉ पे बेस्ड, इसको पहले आप लोग नोट डाउन कीजिए। मेन चीज इसमें आपका ये है, इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझ गए तो इसको बस डाटा फिल करना और आंसर लाना, इसको नोट डाउन कीजिए। सो हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने करंट और रेसिस्टेंस में वेरिएशन देख लिया, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो अगला जो मैंने उस टाइम आपको करवाया था, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्वेश्चन है, इफ V इज डबल देन I विल बी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस एक कंडक्टर का डबल कर दिया जाए तो करंट में क्या चेंज आएगा। तो फिर से हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे मैथ्स का। अभी मैंने बताया था A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B का रिलेशन। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होगा, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, सेम चीज लगेगा, B इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इक्वल टू देंगे और एक कांस्टेंट क्या आएगा। दैट मींस वहां पे AB का जो प्रोडक्ट था वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट है, और यहाँ पे A बाय B का जो रेशियो है, इसका डिवीजन का जो रेशियो, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट मींस A1 by B1 इक्वल टू A2 by B2 डॉट 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 AN by BN। कहने का मतलब इसका रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होगा। तो ये आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसी का हम लोग अब यूज यहाँ करेंगे। यहाँ पे भी रिलेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा है ओम्स लॉ में, कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। दैट मींस I by V का जो रेशियो है क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और यही रेशियो आगे इक्वल होता है। दैट मींस I1 by V1 इक्वल टू I2 by V2। हमने 2 तक ही क्यों लिया, क्योंकि हमारा बस 2 ही रिलेशन है, V को बस डबल करना है। एक V1 होगा, एक V2 होगा, एक I1 होगा और एक I2 होगा। तो यहां से हम लोग इसको नेक्स्ट निकालेंगे I2 by I1, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, न्यू करंट का रेशियो निकालना है, उसमें क्या चेंज आएगा। तो I2 by I1, I1 को यहां लेके जाएंगे और V2 को, I2 by I1 इक्वल टू V2 by V1। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन था तो यहाँ I2 था तो यहाँ R1 था, यहाँ I1 था तो यहाँ R2 था, उल्टा रिलेशन था। लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो देख रहे हैं कि I2 है तो इसके जस्ट सामने V2 है। तो एग्जाम में कंफ्यूज ना करें, कभी अगर गलत आ जाए फॉर्मूला तो इसको आप मैच कर सकते हैं कि I2 के सामने V2 और I1 के सामने V1। और अगर इनवर्सली का रहेगा तो I2 है तो यहाँ R1 था और यहाँ I1 है तो R2 था। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 जो हमारा इनिशियल करंट था, ओरिजिनल करंट था, कितना था, I था। हम लोग यहाँ पे मानेंगे I1 इक्वल टू I, V1 इक्वल टू V। तो V2 क्या हो जाएगा, इसको डबल कर दिया गया, दैट मींस इट विल बी इक्वल टू 2V। तो सारे डाटा को बस पुट करेंगे, क्वेश्चन इज सॉल्व।
तो I2 के जगह I1 के जगह I पुट कर दिया हम लोगों ने, V2 हमारा पोटेंशियल क्या हो गया, इनिशियल का डबल, दैट मीन इट इज 2V, और हमारा जो ओरिजिनल इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस था कितना था, V था, तो V से V कैंसिल हो गया, दैट मींस I2 इक्वल टू कितना आ गया, 2I आ गया। I हमारा क्या था, इनिशियल करंट, कहने का मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किया गया तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, क्या रिजल्ट यहाँ पे आया कि करंट जो है ये भी इनिशियल करंट का कितने टाइम्स हो गया है, 2 टाइम्स, कहने का मतलब ये भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो उस टाइम मैंने डायरेक्ट आपको बताया था ओरिजिनल कहां से क्वेश्चन सॉल्व होता है, दिस इज द सॉल्यूशन, मेन सॉल्यूशन यहां से आता है। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब बोर्ड सवाल, बोर्ड में एग्जाम में इसमें 3 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो अब बिल्कुल आपसे नहीं छूटेगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देते हैं, ये सारे इजी क्वेश्चंस हैं, ये भी बोर्ड में आता है 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिए। आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा V इक्वल टू मान लीजिए दिया हुआ 24 वोल्ट, क्वेश्चन लैंग्वेज में रहेगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है। रेजिस्टेंस दिया है 60 ओम, क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो फार्मूला हमको पता है ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। I इक्वल टू V हमको कितना दिया है क्वेश्चन में, 24 वोल्ट, 24, रेजिस्टेंस कितना दिया है 60, इसको कैंसिल करेंगे हम लोग 12 से, 12 2 24, 12 5 60, और करंट का ऐसा यूनिट मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, क्या होता है, एम्पीयर। तो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, हमारा 2/5 एम्पीयर। तो इस तरह के भी बेसिक से सवाल आते हैं, इसको भी आप लोग कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। सो दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चन, उससे थोड़ा अलग क्वेश्चन अब हम लोग करने जा रहे हैं, सेम ओम्स लॉ पे भी ये भी है। कहता है क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पीयर फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। कहने का मतलब 220 वोल्ट का जो हमारा सप्लाई आता है घर पे, उस पे एक आयरन है जो कि कितना करंट ड्रॉ करता है, 3.4 एम्पीयर का। इफ आयरन इज कनेक्टेड विद पोटेंशियल डिफरेंस 110 वोल्ट, देन व्हाट करंट विल बी ड्रॉन। अब कह रहा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो आयरन को जिसने हमने कनेक्ट किया है उसको अगर 110 वोल्ट कर दिया जाए तो आयरन में कितना करंट फ्लो करेगा, इसको हम लोग को डिराइव करना है। तो इसको हम लोग 2 तरह से डिराइव करने में आपको बताऊंगा, सिंपल है, आपको फार्मूला बेस्ड है, और मैंने जो आपको रिलेशन बताया है उससे भी बताता हूं। तो पहला सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, हमको करंट दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस, I हमारा दिया हुआ है 3.4 एम्पीयर, पोटेंशियल V इक्वल टू दिया हुआ है 220 वोल्ट। यहां से हम लोग पहले करंट का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो V इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा है, IR, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I हो जाएगा। पोटेंशियल 220 बाय 3.4, यहां से हम लोग इसका क्या निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस इतना ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब रेजिस्टेंस हमारा निकल चुका है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस। हमारा जो V2 दिया हुआ कितना है, 110 वोल्ट, हमको रेजिस्टेंस पता चल चुका है, आयरन का रेजिस्टेंस कितना है 2200 बाय 34 ओम, और अब हमको क्या निकालना है, न्यू करंट निकालना है। तो I बराबर हम लोग यहाँ पे फिर से क्या लगा सकते हैं, V इक्वल टू क्या होता है IR, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। अब इस डाटा को हम लोग भर देंगे, हमारा न्यू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 110, रेजिस्टेंस है 2200, 34 ऊपर चला जाएगा इनटू 34। इसको अब हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, करंट का डेरिवेशन हो जाएगा। तो सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, 11 2 जा 22, 34 by 20, दैट मींस 1.7 एम्पीयर। तो पहला सॉल्यूशन ये हो गया। हमने क्या किया, ध्यान से देखिए फिर से एक बार, हमारा करंट पता था, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था, तो यहां से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। रेजिस्टेंस फाइंड करने के बाद हमको न्यू पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, रेजिस्टेंस हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, तो करंट निकालना है, तो फार्मूला लगा दिया I इक्वल टू V अपॉन R, और यहां से न्यू करंट का वैल्यू हम लोगों ने डिराइव कर। तो ये पहला सॉल्यूशन। अभी मैं एक और सॉल्यूशन आपको इसका बताने जा रहा हूं जो कि इससे काफी आसान लगेगा, जो मैंने रिलेशन बताया था उस पे बेस्ड होगा। तो पहले इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग दूसरा सॉल्यूशन करेंगे। सो अब हम लोग सेकंड सॉल्यूशन देखेंगे कि इसी क्वेश्चन को हम लोग और आसानी से कैसे बता सकते हैं। मैंने जस्ट अभी आपको रिलेशन बेस्ड बताया था कि V वैल्यूज क्या होता है I, और I वैल्यूज क्या होता है V होता है। तो हम लोगों ने यहां से रिलेशन निकाला था, दैट वाज I by V इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या रिलेशन था, I1 by V1 इक्वल टू I2 by V2। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि I2 by I1 इक्वल टू क्या फाइंड हुआ था, V2 by V1। मैंने बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में I2 है तो V2 है, I1 है तो V1 रहेगा।
बस इतना का यूज करके हम इस क्वेश्चन को, उतना जो हम लोगों ने लंबा किया, रेसिस्टेंस निकाला, फिर उसका वैल्यू पुट किया, तो इतना करने के बाद अब हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसका देखिए सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से करेंगे। अब हमारा डेरिवेशन आ गया I2, हमको क्या फाइंड आउट करना है, I2 फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है, हमको I1 गिवन है 3.4 एम्पियर। मैं बार बार बोलता हूं कि क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है उसको पहले नोट डाउन कर लिया जाए। V1 हमारा कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस, इनिशियल पोटेंशियल 220, V2 हमारा कितना है 120। तो I2 फाइंड आउट करना है, तो I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, I1 into V2 बार V1। I1 आपको पता है, V1 V2 पता है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। I1 बराबर 3.4 into V2 कितना है 110 वोल्ट, ये हो गया 220 वोल्ट, कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, ये 1.7। तो आप देख रहे हैं कि कितने आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो इस चीज को बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक ही क्वेश्चन को मैंने दो ढंग से बता दिया, पहला रेसिस्टेंस फाइंड आउट करके उसका वैल्यू पुट कर देंगे, और साथ ही साथ उससे भी आसान ये वाला तरीका, क्योंकि अगर हमको रिलेशन पता है तो ये कॉन्सेप्चुअल बात है, ये ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आता। तो आपको अब ये समझ में आ रहा, तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जो कि बेस्ड था ओम्स लॉ पे। हमारा अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ओम्स लॉ पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, मैंने उसको करवा दिया, इससे ज्यादा वैरायटी नहीं आता है। अब आपका एक भी सवाल इससे नहीं छूटेगा। तो अच्छे से नोट्स बनाइए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और डिफरेंट बुक्स से, सोर्सेज से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इट विल बी मोर फ्रूटफुल फॉर यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैं बार बार बोलता हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देखें। ठीक है, इसको कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।